हाय। मेरा नाम सुमित भूषण है और आपका स्वागत है इस लेक्चर में। आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। और पहले हमने सीखा था कि ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि एनालिटिक मेथड से हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। देखिए, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन। तो यहाँ हमने कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, तो वन मोमेंट, यस, तो यहाँ हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया है। एक्स वाई, एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, और जो वेक्टर है वो एक ये रेड कलर की जो एरो है, इसको ये वेक्टर है हमारा। और यहाँ जो ये एंगल आप थीटा देख रहे हैं, ये एंगल ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस वेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब क्या है कि हमने इसको ऐसे बनाया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो वेक्टर का जो टेल है, जैसे ये एंड जो है वो ओरिजिन पे है, जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वहां पे है। तो अगर हम इसके हेड से, जो इसका ये हेड है वेक्टर का, जो ये हेड यहाँ पे है, ये हेड जो है, यहाँ से हम दोनों एक्सेस पे, मतलब एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस दोनों पे एक वेक्टर डालेंगे, सॉरी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक डॉटेड लाइन, ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन है, इससे हम दिखा रहे हैं, इस डॉटेड लाइन से, कि इस वेक्टर के इस हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ से हमने इस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, यहां से हमने वेक्टर के एरो हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पे। और जहां पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को, वो पॉइंट है हमारा ए वाई। सिमिलरली ये वेक्टर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, वो वाला पॉइंट है हमारा ए एक्स। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि हमने एक वेक्टर लिया सो दैट उसका टेल जो है वो ओरिजिन पे है। उसके बाद हमने जो वेक्टर का हेड है वहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए दोनों एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे जहां पे उस परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ए एक्स है, और जो जहां पे वाई एक्सिस पे इस परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ए वाई है। इतना अभी तक हमने काम किया है। ठीक है, तो जो ये लेंथ है ओ ए एक्स, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये वाई एक्सिस पे जो ये लेंथ है ओ ए वाई, ठीक है, इसको हम लोग वाई कंपोनेंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी तक एक वेक्टर लिया एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो जो लेंथ है ओ ए एक्स, उसको हमने एक्स कंपोनेंट कह दिया, और जो ओ ए वाई लेंथ है उसको वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये हमने कह दिया। और यही जो प्रोसेस है, यहाँ जो हम लोग परपेंडिकुलर डाल के दोनों एक्सेस पे, और जो लेंथ होती है ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को, तो उसको कंपोनेंट बनाने को बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रिजॉल्विंग बोलते हैं, कि हम ऐसा कहते हैं कि हमने अपने वेक्टर को रिजॉल्व किया है अलोंग द एक्सेस। ओके, और ये जो इस हमने क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मैंने हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट किया है, और जो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने की प्रोसेस जो है उसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि वेक्टर के जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसके कुछ की पॉइंट्स। तो अभी क्या हमने यहाँ लिखा है कि जो टेल है हमारे वेक्टर का, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इस रिजॉल्व करने के लिए हमारे वो ओरिजिन पे हो। अभी तक हमने क्या किया था, ये एक्सिस थी हमारी, ये वेक्टर था हमारा, और हमने ये अभी तक जो भी हमने ड्रॉ किया है, कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं, तो हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो टेल है वेक्टर का वो ओरिजिन पे है। बट ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
एज लॉन्ग एज हमने कोई एक्सेस लिया यहाँ पे, सपोज कीजिए कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और ये हमारा वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल था, ठीक है, थीटा वाला एंगल, बस ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से वो चेंज नहीं हो, तो ये फिर हम पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी ड्रॉ करें वेक्टर, हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, अब बस ये थीटा है और ये थीटा जो है वो बस इक्वल हो, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि इसका वेक्टर का टेल कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ से भी हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो ये वाली लाइन जो होगी वो ओ ए एक्स के ही बराबर होगी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो ये वाली लाइन जो होगी वो ओ ए वाई के ही बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा वेक्टर कहीं भी प्लेस्ड है, उसका बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग जब भी रिजॉल्व करेंगे कहीं पे भी, तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी कंपोनेंट्स की। वही हमने यहाँ लिखा है कि द टेल ऑफ द वेक्टर नीड नॉट बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। वहां जो हमने पीछे किया था काम, वो बस कन्वीनियंस के लिए था, हमने समझने के लिए किया था। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर, और ये जो वैल्यू होगी वो ए एक्स के बराबर होगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ टेल से और हेड से दोनों से परपेंडिकुलर लेंगे, ये लेंथ जो होगी वो ए वाई के बराबर होगी, ठीक। यही है हमारा पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा है, द कंपोनेंट्स आर यूनिकली डिफाइंड फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंजेस द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आल्सो चेंज। अब इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक ये था है, ठीक है, हमने यहाँ पे वेक्टर लिया, ठीक है, ये थीटा एंगल है और ये हमारा कंपोनेंट है, ये ए एक्स है, सिमिलरली यहाँ पे ए वाई, ठीक। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये कंपोनेंट्स जो है ओ ए एक्स और ओ ए वाई वो चेंज हो सकता है। कब, किस कंडीशन में? ऊपर हमने देखा कि चेंज नहीं हो सकता है। इस वेक्टर को हम पूरे स्पेस में, कोऑर्डिनेट स्पेस में कहीं भी ट्रांसलेट करें, सो दैट कि इसका एंगल यदि चेंज ना हो तो कंपोनेंट्स हमेशा सेम रहेगा। लेकिन व्हाट इफ कि वेक्टर सेम है और हमने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है किसी एंगल से, सपोज कीजिए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने 15 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो अब हमारा ओ एक्स जो है वो ऐसे है, ओ वाई जो है वो ऐसे है, पहले जो था वो यहाँ था हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस यहाँ था। अब एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, पहले यहाँ था एक्स, यहाँ वाई था। तो जो वेक्टर था हमारा, ये वेक्टर जो था ए वेक्टर, वो पहले वाले केस में ये थीटा एंगल बना रहा था, अब जो है ये थीटा प्राइम एंगल बनाएगा, कोई ना कोई डिफरेंट एंगल बनाएगा, ठीक है। अब जो ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे वो डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये भी डिफरेंट होगा, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे तो ओ ए वाई, ये भी डिफरेंट होगा। तो कोऑर्डिनेट जो कंपोनेंट्स है किसी वेक्टर की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कब चेंज हो सकती है? जब कोऑर्डिनेट एक्सेस ही चेंज हो जाए। यदि कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज नहीं हो रहा है और जो एंगल है वो सेम है वेक्टर का, तो हमारे कंपोनेंट्स नहीं चेंज होंगे। लेकिन यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम ही टिल्ट हो जाए कुछ एंगल से, तो हमारा कंपोनेंट्स भी, तब जब हम कंपोनेंट बोलेंगे वो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग बोलेंगे, तो वो चेंज होंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है थीटा की, जो वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल ही चेंज हो गया। वही पॉइंट यहाँ ये कह इस पॉइंट में, ठीक है, वही बात। नेक्स्ट पॉइंट, if the vector is three dimensional, a three dimensional coordinate system can be used। सिंपल सी बात है कि अभी तक हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं अपने एनालिसिस में कि वेक्टर हमारा 2 डायमेंशनल है, लेकिन रियल लाइफ में वेक्टर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। हमारे आसपास का जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है ना, एक्स वाई और जेड एक्सेस तीनों है ना, कोई सा भी 3 एक्सेस है, तो उस केस में एनालिसिस हमारी सेम रहेगी। जितने भी हमने अभी तक पॉइंट्स वो किए हैं,
क्या होगा, कंपोनेंट्स एक्स वाई कंपोनेंट्स तो पहले की तरह ही रहेंगे। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज कीजिए यहाँ तो 2 डायमेंशनल पेपर है, तो इस पे तीसरा एक्सिस प्रॉपर्ली दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप एज्यूम कीजिए थर्ड एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर है तो वो स्पेस में होगा। सपोज कीजिए अगेन ये वेक्टर है ए, है ना, तो अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट के लिए हम लोग उस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तीनों उस पे एक्सेस पे, और वहां से हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू मिलेगी। यही अपना मेन वो है बात है, और बाकी एनालिसिस जो है वो सेम रहेगी जो हमने अभी तक सीखा है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, अगेन हम लोग कंसिडर करते हैं इस सेम डायग्राम को, ठीक है, जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है। एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस वाला, उसमें एक वेक्टर है ए जिसके जो थीटा एंगल सबटेंड करता है एक्स एक्सिस पे। और क्या है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जो हमारा सारा एजम्पशन है उसमें जो थीटा एंगल जो मेजर होता है ना, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस से, मतलब ओ एक्स जो है उससे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही एंगल माना जाएगा कि वेक्टर की एंगल के कितनी है एक्स एक्सिस से। ये हम आगे चल के एक पॉइंट में इसको और इलेबोरेट करेंगे, बट मैंने इसे अभी यहाँ मेंशन कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अभी तक इस बात को मेंशन नहीं किया। सो प्रोसीडिंग अहेड, तो हमने अभी तक फिर से सिस्टम को रीड्रॉ किया। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम से जो हम क्या, अभी तक हमने क्या पता किया था, जो ओ ए एक्स है ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है हमारे वेक्टर का ओ ए वाई। लेकिन इस डायग्राम से हम क्या देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, तो इसमें ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ है, ये ओ ए एक्स है, और ये वाली लेंथ जो क्या है वो ओ ए वाई के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं, और ये एंगल जो है एक राइट एंगल है, ठीक। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ओ ए एक्स यानी कि वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है, जहां पे ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने सिंपली ए से रिप्रेजेंट किया है विदाउट एनी एरो है, ठीक है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए कॉस थीटा जो होगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और सिमिलरली इसी ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि वाई कंपोनेंट जो है, जो कि मतलब ओ ए वाई है, वो ए साइन थीटा है। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी गई है और ये एंगल दिया गया है तो उससे हम दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने यहाँ देख लिया। अब जो पॉइंट मैं पहले कह रहा था, ये जो एंगल थीटा है ना, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है हमेशा। हम ये सीधा ये कह देना इनफ नहीं है कि अगर हम ये कह दें कि थीटा वो एंगल है जो कि वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, नहीं, हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द वेक्टर, वो जो एंगल होगा वही हमारा एंगल होगा वेक्टर का। जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अब ये देखिए, या इस केस में वेक्टर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये वेक्टर है हमारा। तो अगर हम सीधा ये कहते कि थीटा जो जो वेक्टर की एंगल जो डिफाइंड होती है वो एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में होती है, तो यहाँ पे इस केस में छोटा सा एंगल ये वाला है तो ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, हमें एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स वेक्टर मूव करना है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, हम लोग एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वेक्टर इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, बट इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल नहीं माना जाएगा। ये वाला एंगल जो है ये माना जाएगा क्योंकि यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द वेक्टर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये वाला एंगल होगा। सिमिलरली मान लीजिए वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, मान लीजिए ए ही है ये भी, ठीक है। तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल माना जाएगा, ठीक है। हमेशा एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
तब जो एंगल मिलेगा हमें वही एंगल माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस। ओके, वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम कहते हैं कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या था, देखिए ये कंपोनेंट्स जो थे हमारे, ये ए एक्स मतलब ओरिजिन पे ये था, और ये ओ ए वाई, ये दोनों कंपोनेंट्स हमने देखा अभी तक, वो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। मतलब हमने एक वेक्टर लिया, उसके कंपोनेंट्स जो हमने फाइंड आउट किए दोनों एक्सेस पे, वो जो है दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अब ये कंपोनेंट्स जो हो सकते हैं वो नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकते हैं, जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव है, और जो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो स्टिल पॉजिटिव है। बट इस वाले वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे। ये सब जो डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया एक नया मेथड किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने का। अभी तक हमने क्या सीखा था, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर, मतलब किसी वेक्टर से हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। मतलब डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव होता है, तो हमें पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन है। तो ये दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम इन दोनों पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ वेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते थे। ये हमने अभी तक सीखा था। बट अभी वाले एनालिसिस में जब हमने रिजॉल्व करना सीखा है वेक्टर को, तो हमने एक नया मेथड और जान लिया किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने का, कि टू स्केलर नंबर्स, मतलब कौन से स्केलर नंबर, द कंपोनेंट्स। अगर हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है, बस इसी से हम लोग किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट, दो नंबर हमें दे दिया गया, हम पता कर लेंगे कि उसके एक्स कंपोनेंट मतलब वो वेक्टर क्या है वो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लीजिए हमें कंपोनेंट ही दिया, पहले क्या था कि हमें जो वो मैग्नीट्यूड है ये, है ना, मैग्नीट्यूड है ये और थीटा, ये इन्फॉर्मेशन दी होती थी, वहां से हम कंपोनेंट पता करते थे, है ना। अब जो है हमें क्या है, मान लीजिए कि हमें कंपोनेंट दिया हुआ है कि ओ ए एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट, और ओ ए वाई वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। तो देखिए उस ट्रायंगल में जाके आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल था यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या था, ये ओ ए एक्स ए वाई और ये वाली थीटा। तो अब हमें ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको, और ये जो था ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ये वाली लाइन जो है ना, तो इसको हम क्या कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ए जो है हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इन दोनों का सम और इसका स्क्वायर रूट, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमें अगर दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने पता कर ली। इसी प्रकार से थीटा जो है, टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, ये टेन थीटा होता है। ठीक, तो थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, ओ ए वाई, है ना, ये ए वाई एंड ओ ए एक्स जो है वो हम ओ ए वाई यहाँ लिख सकते हैं या ए एक्स ए वाई भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पहले जो है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में था ये ए वाई जो था, यहाँ पर हमने बस वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट कर लिया, कंपोनेंट को यहाँ ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, ये जो रेशियो है इसका हम जब टेन इनवर्स लेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो
एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यदि दिया हुआ है तो हम दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर के बारे में। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी वेक्टर को दो तरीकों से फुल्ली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक तरीका ये है, या तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो हमें उसके दोनों कंपोनेंट्स दिए गए हों तो भी हम वेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमने अभी तक सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन हम अभी आगे देखेंगे। बट पहले जानना चाहिए हमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि कोई सा भी वेक्टर ए जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू यू ए टाइम्स। अब देखिए ये एक स्पेशल टर्म आ गया है यू ए, और उसके ऊपर एक हैट ये दी गई है, ऐसे लिखा गया है यू ए। तो ये भी एक वेक्टर है, यहाँ लिखा गया है कि ये एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या अर्थ हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी है, मतलब वन है ना। और इसका डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के साथ में ही है, के पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में। जैसे देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, यहाँ ए वेक्टर ये है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया सेम डायरेक्शन में बट उसकी मैग्नीट्यूड वन होगी, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जब हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तो यहाँ देखिए चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वन है, तो हम इसका मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी है, वन है। तो जो गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो यहाँ पे हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। मतलब यहाँ डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ और यूनिट वेक्टर के टर्म में आ गया। अब इस वाले डेफिनेशन से हम लोग जो यूनिट वेक्टर है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यू ए इक्वल टू जो हमारा वेक्टर दिया गया है उससे हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि इसी वाले डेफिनेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका कैसे हमें यूनिट वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। अब देखते हैं इसका यूज क्या है। तो उससे पहले हम लोग कॉमन जो हमारे वो यूजुअल नोटेशंस जो हैं वो हम लोग एक बार बस जान लेते हैं क्या है। कि जो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज कर रहे हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, उसमें जो तीन एक्सेस है एक्स वाई और जेड, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे, और के एक्सिस के जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई से हमने रिप्रेजेंट, एक्सक्यूज मी, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने जे से रिप्रेजेंट किया, और जो जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग ने के से रिप्रेजेंट किया। ये कॉमन नोटेशंस हैं जो हम लोग लिटरेचर में हमेशा देखेंगे जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब हमने ये जान लिया, अब हम लोग यूज देखते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन का। सो जो अभी हम अपने एग्जांपल्स पे वापस आते हैं, वही सेम वेक्टर जो ए वेक्टर है ये, ठीक, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया है दोनों एक्स वाई एक्सिस के अलावा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमने क्या कहा था कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ओ ए एक्स और ओ ए वाई, जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब यदि हम इन स्केलर क्वांटिटीज के साथ किसी वेक्टर को एसोसिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम यूनिट वेक्टर का यूज करें तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, तो इसकी मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स से, जो कि मैग्नीट्यूड है लेंथ, जो जो एक्स कंपोनेंट है उसकी जो लेंथ है, तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो एसोसिएटेड है विथ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे जे ए वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जे ए वाई है ना। अब हमने जो हमारे स्केलर कंपोनेंट थे उससे उन दोनों से एसोसिएटेड हमने वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया।
तो ये जो देखिए लिटरेचर में इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो कंपोनेंट अपने आप में वो स्केलर ही है, जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है। यहाँ हमने बस अपने सुविधा के लिए जो है उसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में, है ना। तो ये हमारा एक्स वेक्टर कंपोनेंट हो गया और ये वाई वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम ये जो हमने पहले देखा है कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है जे ए वाई, तो किसी भी वेक्टर को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और एंगल चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो हम सेम चीज ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कोई वेक्टर यहाँ है तो हम उसी वेक्टर को यहाँ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये एक्सिस, ये जो एंगल है वो चेंज ना हो। मान लीजिए एक वेक्टर है जो कि इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, अब ये एक एंगल बना रहा है यहाँ थीटा, अब इस वेक्टर को हम लोग उठा करके यहाँ भी ले जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज ये एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा ही है। तो हम पूरे जो प्लेन है, पूरा जो स्पेस है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसमें हम लोग कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे अपने वाले एग्जांपल में, ये जो जे ए वाई वेक्टर है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ, ठीक है। तो देखिए जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो आई ए एक्स वेक्टर तो वहीं रह गया, बट ये जे ए वाई वेक्टर जो था उसको हम लोग उठा करके यहाँ ले आए हैं, ट्रांसलेट किया है, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बना रहा है और ये जो साइड है वो तो ऑफ कोर्स ए है ही, पहले की तरह। अब देखिए हमने पास्ट में जब सीखा है कि ज्योमेट्रिक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, देखिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो ज्योमेट्रिक वाले मेथड में हमने क्या देखा था, अगर ए और बी वेक्टर है तो ये मान लीजिए ए है, तो इसके हेड पे अगर हम दूसरे वेक्टर बी का टेल डाल देते हैं, और तो इन दोनों का जो सम होगा वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होगा जो कि ए के टेल से बी के हेड तक जाता है। यहाँ सेम कंडीशन बन रहा है, एक वेक्टर यहाँ आई ए एक्स है, एक वेक्टर यहाँ जे ए वाई है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल है। तो ये जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल का, वो पहले वाले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर के दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक जा रहा है, तो ये इसका सम होना चाहिए। मतलब ए जो है वेक्टर ए, वो सम होना चाहिए आई ए एक्स का और जे ए वाई का, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ लिख दिया है, ए इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई। अब देखिए हमने अपने मेथड्स को बहुत सिंपल बना दिया है वेक्टर एडिशन को। यहाँ पे हमने क्या किया कि वेक्टर को हमने पहले रिजोल्यूशन सीखा, फिर हमने उसका एक किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन सीखा। उसके बाद हमने ये प्रूव किया, हमने ये देखा कि जो वेक्टर है हमारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते सकते हैं एज अ सम ऑफ इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स। ये अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है आगे चल के न्यूमेरिकल्स में। नॉट ओनली हियर, हम कोई सा भी वेक्टर पढ़ेंगे वहां ये टूल हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे इसी वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब जब हमने इतना सीख लिया, तब अब हम लोग देख सकते हैं एनालिटिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। अभी तक हमने सीखा है ज्योमेट्रिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, अभी सीखेंगे एनालिटिक एडिशन। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी, ए को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसके वेक्टर कंपोनेंट्स के सम के फॉर्म में, बी को भी रिप्रेजेंट कर लिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स के सम के फॉर्म में। अब एनालिटिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहता है कि ए प्लस बी, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इक्वल टू होगा इस फॉर्मूला पे। मतलब हम ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करेंगे और उसके उन दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को भी एक साथ ऐड करेंगे। तो जो हमने एक्स कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड किया है वो हमारे सम वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और जो हमने वाई कंपोनेंट्स जो ए और बी वेक्टर हैं उसके हम लोग वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करके जो हमें टर्म मिलेगा
वो हमारे सम वेक्टर का y कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, यही है एनालिटिक मेथड। तो यहाँ पे हमने यही चीजें लिखी हैं, और इस वेक्टर का ऑफ कोर्स जो थीटा होगा, मतलब जो एंगल है एक्स एक्सिस से, वो आर वाई ओवर आर एक्स का tan इनवर्स जब हम लेंगे तो हमें वो उसका एंगल भी मिल जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर हमें दिया गया है ए और बी, और ये एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स हैं दोनों के दोनों। तो ये उसके टर्म में हमें दिया गया है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी हमें पता करना है। तो हमने पहले देखा था ए माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल ए वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो ए तो एज इट इज रह जाएगा। माइनस बी क्या होगा, माइनस बी क्या हो सकता है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने माइनस डाल देंगे तो माइनस ऑफ माइनस आई प्लस जे प्लस 4k। ठीक है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, आई माइनस जे माइनस 4k। ठीक है, अब ए माइनस बी हो जाएगा कितना, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो हम लोग ए को ऊपर से लिख लेते हैं। ए क्या है, 4i माइनस 3j प्लस के। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 4i, मैं फिर से भूल गया क्या था, 4i माइनस 3j प्लस के। ओके, तो 4i माइनस 3j प्लस के, ये हमने ए लिख लिया, और प्लस माइनस बी। तो ये कितना है, i माइनस 3j माइनस 4k। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने पीछे क्या देखा है, यहाँ पे ये देखिए, जो हम सम करेंगे तो सम वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स का सम होगा, वाई कंपोनेंट भी जो गिवन वेक्टर्स हैं उसके वाई कंपोनेंट का सम होगा, और जेड कंपोनेंट भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को यहाँ हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5i, ठीक है, माइनस 6j और माइनस 3k। ये हमारा हमें मिल गया a माइनस बी। ठीक है, जब आप कुछ प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आप सीधा a माइनस बी डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले स्टेप की। ठीक है, बट इनिशियली क्योंकि आप अभी स्टडी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे भी मेथड से जा सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, तो टू समराइज आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, कि हमने देखा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स के टर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने अगला देखा कि एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हमने देखा। ठीक है, और फाइनली हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें सीखी। तो आई होप कि आपको अभी तक जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और अभी यदि आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस लेक्चर से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप चाहें तो। ठीक है, और हम लोग आप इन द मीनवाइल अपने फिजिक्स के स्टडी को आप लोग बहुत सारा एंजॉय कीजिए, और हम लोग आगे किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।